हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा हुआ है। इसलिए आप जितना हो सके उतना टाइम आप लोग अपनी स्टडी पर दीजिए। नई चीजों को देखिए, जो पुरानी चीजें आप लोगों ने तैयार की है उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज्यादा मस्ट हो जाता है। तो आज इसी पर्पज से ये जो क्लास आपकी हो जाती है, इसी पर्पज से है कि आपके जितने 2016 से लगा के 2023 तक के, यानी कि अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उन सभी की सीरीज को एक साथ में लेकर आए हैं। यानी जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं और जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, उनको हम एक ही क्लास में देखेंगे, जो आप लोगों के रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा कहते हैं फायदेमंद होंगे, है ना, कि जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे और आपको लगेगा भी ऐसा कि आपको एक जगह पे सारी चीजें संग्रहित होकर मिल गई हैं, यानी इकट्ठा होकर मिल गई हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को समझेंगे जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, उन पॉइंट्स को समझेंगे। उसके बाद आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, जो 2016 से अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है वो भी सब्जेक्ट आपका हिंदी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, इस तरह के जितने भी क्लासेस हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लासेस है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और जब प्रोवाइड हो जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करें और लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि एक लाइक आप लोगों के लिए तो सिर्फ एक लाइक नाम को होता है कि हाँ हमने एक ही तो लाइक किया, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उससे हमको बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलती है और भी आगे वर्क करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है? सॉरी, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है? तो छोटऊ से उपसर्ग होता है और इसको छोटऊ ना मानकर आप आ मान लीजिए और आगे, यानी जो शब्द आगे जुड़े जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो पीछे जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? पीछे मतलब प्रत्यय, है ना, पास से पीछे, पास से प्रत्यय, तो ये हो जाते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मतलब बनते हैं, आते ही आते हैं, हर आप 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, जितने भी मतलब 23 तक के। तो उपसर्ग और प्रत्यय ने तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ा है, यानी जब आप अभी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरह से पीछा नहीं छोड़ा है। तो ये चीज सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और आप कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे कि उपसर्ग कहाँ पे लगता है। तो उपसर्ग आगे लगाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछ ले कि कोई भी उपसर्ग दे दिया कि इस उपसर्ग को लगाकर और कुछ शब्दों को जोड़कर शब्द बनाए, तो उपसर्ग मतलब आगे है, तो उस शब्द को आपने आगे जोड़ दिया। जैसे पर को जोड़कर आप शब्द बनाए, तो पर उपसर्ग, अब ये उपसर्ग है यानी आगे है, इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो पर में आपने हार जोड़ दिया तो ये बन गया परहार, लेकिन आपको पता है ये आगे उपसर्ग है। इसी तरह से पीछे कुछ जोड़ना है, तो जब पीछे जोड़ना है तो यानी वो क्या हो जाएगा, वो प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो हो जाता है उसको समझ लेते हैं। और हालांकि उपसर्ग और प्रत्यय पर हमने और भी डिस्कस किया है अभी क्लास में, जो आपका क्लास चलेगा, यानी वस्तुनिष्ठ टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप, उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, इसलिए बहुत लॉन्ग में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक हो जाता है पॉइंट तत्सम शब्द और तत्भव शब्द। ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो तत्सम जो हो जाते हैं, तत्सम शब्द वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द जो आपके हो जाते हैं वो क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो संस्कृत के
किससे? तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। किनसे मिलकर बना है ये भी देख लेते हैं। तो आपका हो जाता है तत् और सम। तो तत् और सम, तो यानी ता और ता नीचे हलंत, तत् और एक हो जाता है सम। तो तत् का अर्थ क्या होता है? तो तत् का अर्थ होता है उसके। क्या होता है तत् का अर्थ? तो उसके। और सम का क्या और अर्थ होता है? सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। किसके समान? तो यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि किसके समान, यानी जैसे का तैसा। यानी आप ऐसे कह सकते जो का त्यों, मतलब जैसे का तैसा। तो यानी आप कह सकते हैं जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी बदलाव के रखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाता है? जैसे आपका हो जाता है अग्नि। अग्नि ऐसे ही तो लिखते हैं ना, अग्नि ही लिख देते हैं, रख देते हैं, तो ये तत्सम का हो जाता है। और अगर इसको तत्वों में कन्वर्ट करना होता है तो आग हो जाता है। इसी तरह से आपका हो जाता है हस्त। हस्त ये किसका है? तो ये संस्कृत का है। और अगर इसका तत्व लिखेंगे तो हाथ लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना। और आपका ज्ञान हो जाता है, ये किसका है? तो ये आपका किसका हो जाता है? तो तत्सम का। तो इस तरह से तत्सम शब्द आपके समझ में आएंगे। तत्सम शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो आपका हो जाता है तत् और सम। यानी तत् का अर्थ है उसके, और सम का मतलब है समान, यानी उसके समान, यानी जो का त्यों, जैसे का तैसा लिखना होता है। ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं तद्भव की। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर कहीं पे कोई चीज दिखती नहीं है, जैसे थोड़ी सी लाइट में कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हमने क्लास देखी तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई, रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉब्लम रही है, तो उसमें आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि बोलकर ही लिखते हैं, है ना, तो हम जो हमारे लफ्ज हैं उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट पड़ रहा है राइट लाइट का। थोड़ी सी अभी जो हमारा कहते हैं जो स्टूडियो है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इनमें जो चीजें हैं तो उनको मेंटेनेंस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो मेंटेनेंस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ऐसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आगे चल के एक दो दिनों में सब चीजें ये सही हो जाएंगी आपकी। ठीक है। उसके बाद हो जाता है तत्भव। तो समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके यानी लिखा जाता है। जैसे अभी बताया, अग्नि को तो आग लिखा जाता है, हस्त को तो हाथ लिखा जाता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया और यानी वही बदलाव करने के बाद वो प्रचलन में है, यानी वही चल रहे हैं, तो वो तत्भव हो जाते हैं। और ये क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तत्भव तत्सम से लेके और प्रत्यय और उपसर्ग से लेके, और आपका अलंकार भी हो जाता है, और आपका ध्वनियां हो जाती है कि संयुक्त व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है ना। तो ये सभी चीजों पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि संयुक्त व्यंजन जो है वो आपके कितने हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपके हो जाते हैं 4। कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक आपका हो जाता है क्षत्रिय वाला छा, और आपका हो जाता है त्रा, और आपका ज्ञा, और आपका श्रा। ये आपके 4 हो जाते हैं। ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। कभी ये 3 दे देंगे और एक अलग देंगे, और पूछेंगे इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको पता है छत्र, ज्ञा और श्रा है, बाकी जो अलग है वो उसी पे टिक कर दिया कि नहीं वाला पूछ रहे हैं। या 3 और कोई दे दिए और एक इसमें से रख दिया, छत्र, ज्ञा, श्रा में से कोई एक रख दिया, और पूछा इसमें कौन सा है, तो आपको पता है यही 4 है, तो जो इसमें से मिल जाए उसी पे आपको टिक कर देना है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो क्षत्रिय वाला छा है वो किन से मिलकर बना है, त्रा है तो किन से मिलकर बना है, ज्ञा है तो किन से मिलकर बना है, श्रा है तो किन से मिलकर बना है। तो आपको ये बताना रहेगा कि किन से मिलकर बना है। तो जो क्षत्रिय वाला छा है वो का और प्लस पिछड़ी शा, ये इससे मिलकर बना है।
त्रा, ता और हलंत, हलंत सब में लगाते रहेंगे, ता और रा, तो त्रा ये इससे त्रा से, ज्ञा तो जा और प्लस इया, जा और प्लस इया तो ज्ञा से मिलकर बना है, और अशरा तो शा और हलंत और प्लस और रा, तो ये मिलकर बना है। तो अब आपको यहाँ पे ऐसे कुछ मिल जाएगा, तो क्योंकि ऑप्शन में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ये जो शा और रा एक जगह पे लिख देंगे, दूसरी जगह पे आपका शा और प्लस रा, तो आपको पता है हलंत वाला सही होगा, और एक जगह ऐसे भी लिख देंगे पिछली शा और प्लस रा, क्योंकि आपको जब नॉलेज है तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें हलंत नहीं है तो इसलिए नहीं हो सकता, ये आपको हो सकता। तो ऐसे उलट फेर के घुमा फिरा के क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, लेकिन आपको जब नॉलेज है उसके बारे में तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, है ना। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे डाउट कंफ्यूजन है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। उसके बाद आपको हो जाता है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं दंत। दंत कुछ चीजों पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि है तो ये दंत, तालु, मूर्धन, है ना। तो हम पहले दंत पे, तो दंत कौन से होते हैं, ता, था, दा, था। आपने क्या किया, जब आप बोले तो ता बोला, तो जो आपकी जीभ है ना, तो वो दांतों से टकरा रही है, तो ता, आपने ता बोला, था बोला, दा बोला, था बोला, ना बोला, यानी ये दंत हो जाते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ कौन से होते हैं, जैसे पा, आपके दोनों जो होंठ है वो टकराए, पा, फा, बा, भा, इस तरह से आपने बोला, तो पा, फा, तो ये मतलब क्या हुआ कि ओष्ठ है, एक निचली होंठ ऊपरी होंठ से टकरा रही है, ओष्ठ हो गए। कंठ, का, खा, गा, खा, अड़ा, तो ये क्या है, का यानी ये जो कंठ है इस पे जोर पड़ रहा है ना। तो इस तरह से हो जाते हैं। बाकी जो बच्चे वो हम नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपके लघु उत्तरीय जो क्वेश्चंस हैं तो वो भी तो आपके रह रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी आपके 2016 से 2023 तक के क्वेश्चंस हैं वो सबको लेकर आएंगे, और जो चीजें छूट रही हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद चलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं, अंतस्थ, ठीक है। तो अंतस्थ कौन से होते हैं, अंतस्थ, अंतस्थ तो ये भी होते हैं चार। चार कौन कौन से होते हैं, तो या होता है, या, रा और ला, और कौन सा होता है, वाह होता है। तो यानी ये चार होते हैं। फिर इसमें यही चीज है कि क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं, तो इसी तरह से कि तीन दे दिए कोई और एक इसमें से उठा के रख दिया, आप पूछ रहे हैं कौन सा अंतस्थ है, तो या है, या रा है, या ला है, या वा है, या इसमें से कोई से भी तीन रख दिया, मान लीजिए या रा ला लिख दिया, या रा ला वा लिख दिया। आप पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसके अलावा अगर कुछ है ना, इसके अलावा अगर कुछ है तो मतलब क्या है कि ये अंतस्थ में नहीं है। जो नहीं होगा इसके अलावा, भाई या, रा, ला, वा के अलावा नहीं होगा तो वो नहीं होगा। नहीं पे जहाँ पे, क्योंकि एक ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज भाई सबको करता है, और ये उपरयुक्त सभी वाला बहुत कंफ्यूज करता है। होता कोई और सही है, उपरयुक्त सभी वाला लोग क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। लेकिन इसको और इसको बहुत ही डीपली, इस पे सबसे ज्यादा टाइम देकर ही आपको सॉल्व करना है। मैं बहुत ज्यादा इसको कहती हूँ, इस पे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें डाउट होता है और लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया, अंतस्थ को भी हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद अगर थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं और उसके बाद चलते हैं सीरीज की तरफ, क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो चीजें रह रही हैं, छूट रही हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है अनुप्रास अलंकार, इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। तो अनुप्रास, ये भी देखिए क्वेश्चन में बार बार आया है, सॉरी, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है ना। तो ये कब होता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, आप इसको कैसे देखोगे कि अनुप्रास जो अलंकार है वो किस स्थिति में आप उसको समझोगे कि है। तो जब शब्दों की कहते हैं वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, शब्द की बार बार होती है, वर्ण की होती है। तो जब वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, यानी बार बार दोहराया जा रहा है, वही वर्ण बार बार लिखा जा रहा है, तो यानी जैसे तरनी, तरनी, तनुजा, तरनी,
तनुजा, तरनी तनुजा, तट तमाल, ता त, तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवरी बाहु छाय, तरुवरी बाहु छाय, तरुवरी, और यहाँ पे लिख देते हैं बाहु छाय। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार कैसे हो गया, ता से तरनी, ता से तनुजा, ता से तट, ता से तमाल, ता से तरुवरी। ठीक है, ता से तरुवरी, तो यानी यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से कनक कनक तेसो गुनी मात कथा अधिकाय, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये आपको तो बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी जो अलंकार बचे हैं उनकी विशेषताएं और उसके एग्जाम्पल पर हम कल डिस्कस करेंगे, और जो आपके समास हो जाते हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही डीपली और बहुत ही सरल भाषा में। तो आप लोग क्लास कोई भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और मैं वही चीज आपको बताती हूँ जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसे नहीं है कि मैं 10 चीज बता रही हूँ उसमें से 2 चीज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जितनी भी मैंने अभी बताई, जितनी भी मैंने डिस्कस की, तो ये सभी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो सभी को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग जो आपकी 2016 से लगा के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको देख लेते हैं। उसमें वस्तुनिष्ठ टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप देख लेते हैं। लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो शेख तकी या अब्दुल समद या मोहम्मद गौस या रहमान। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है शेख तकी। इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है ये 2016 से 2023 तक के सभी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी। ठीक है ना, तो जो मेन पॉइंट है यानी कि कुछ चीज़ों पर डिस्कस भी कर लेंगे अगर कहीं पे करने वाला होगा, और दूसरी बात जो ऑप्शन है उसमें जो राइट आंसर होगा उसी पर टिक करेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? तो संस्मरण या कहानी या आत्मकथा या यात्रा वृत्तांत। तो क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? तो आत्मकथा हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद की वो रचना जो अधूरी रह गई, तो कौन सी रचना अधूरी रह गई थी? तो मंगलसूत्र है या करबला है या रंगभूमि है या कर्मभूमि है? तो जो अधूरी रह गई थी वो हो जाती है मंगलसूत्र। इस तरह से ऑप्शन आपका राइट है। रसाल पर्यायवाची शब्द है, तो कोयल का है, पान का है, आम का है या सगा भाई का है? तो रसाल जो पर्यायवाची शब्द हो जाता है वो आम का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी साज शब्द है, तो देश शब्द या संकर शब्द या विकारी शब्द या ऋण शब्द? तो घड़ी साज आपका संकर शब्द हो जाता है। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, क्योंकि आपको पता है कि 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 2017 का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, तो वर्णमाला के द्वारा किया जाना चाहिए, लेखन के द्वारा किया जाना चाहिए, वार्तालाप के द्वारा किया जाना चाहिए कि सुलेख के द्वारा? अब छोटा बच्चा है, प्राथमिक स्तर पर है बच्चा, ठीक है ना, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास आप कैसे करेंगे? सुलेख के द्वारा तो नहीं कर सकते है ना, लेखन के द्वारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह पाली सुनना पढ़ना, सुनना बोलना फिर लिखना फिर पढ़ना है ना, तो उस अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो बच्चों से हम जैसे बातचीत कर रहे हैं तो भाषा का विकास हो जाता है। तो ये आंसर राइट है। कहीं कहीं पर आपको वर्णमाला के द्वारा भी है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे हम आपको चीज़ बताते हैं कि इसकी जो बारीकी हो जाती है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में जो छोटा बच्चा है तो आप उसमें भाषा का विकास कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी भाषा के विकास की बात आती है तो अगर वार्तालाप, जैसे हम आपसे बात करें आप हमसे बात कर रहे हैं, तो भाषा का विकास ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपने हमारी भाषा, मान लीजिए हमारी बोली कुछ और है तो आपने हमारी सीखी, हमने आपकी भाषा सीखी, तो कैसे? वार्तालाप के द्वारा। तो इस पे थोड़ा सा डाउट रहता है, आप देख लीजिए, बाकी हमारी समझ से तो वार्तालाप ही है,
बाकी आप अपने स्तर से भी देख लीजिएगा, ठीक है। रात्रि का पर्याय नहीं है तो यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। तो रात्रि के ये सभी हो जाते हैं, यामिनी भी है, विभावरी भी है, रैन भी है, तो इस तरह से ये सब गलत हो जाते हैं, ठीक है। ये गलत हो जाते हैं। और जो नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं, तो जो नहीं है वही सही है, यानी सौदामिनी नहीं है, तो ये आपका राइट है। विमुख का विपरीतार्थक शब्द है, यानी उल्टा शब्द है, तो अमुख हो जाता है, उन्मुख हो जाता है, सुमुख हो जाता है या निर्मुख हो जाता है, तो विमुख का विपरीतार्थक है उन्मुख, यानी ऑप्शन आपका राइट है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, तो आंख से दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना, समय पर जागना। तो आंखें खुलने का मतलब ये होता है कि होश में आना, तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अत्य, अत या अति या आपका हो जाता है आ। तो अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे, तो उपसर्ग पूछा गया है, तो अति, अत्यधिक यानी अति, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सा ऑप्शन राइट है। आप चलते हैं 2017 का। अभी आप सोच रहे होंगे कि 2016 का हमने पेपर सॉल्व कराया, 2017 का कराया और फिर से 2017 का, तो 2017 में 2 बार पेपर हुए, तो हमने सेकेंड पहले सॉल्व करा दिया, अब ये फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइम जब हुआ था और उसके बाद सेकेंड टाइम भी हुआ था, तो दोनों सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। आपको पता है क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो रिपीट होते हैं, तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ का अर्थ है अनुज है, अग्रज है, भ्राता है, पितामह है, तो जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ अग्रज हो जाता है। आंख का अंधा, नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ होता है तो अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम होना। तो कहते नहीं किसी का नाम क्या होता है, नाम होता है नयन सुख और आंख के अंधे, यानी किसी के नाम होते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके विपरीत ही रखा गया है, उल्टा रखा गया है ना, तो यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचरज शब्द का तत्सम रूप है आश्चर्य, आश्चर्य यानी बड़ा आ और पूरा शा, चा और या में ऊपर रा, आश्चर्य। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हुआ करें तो उनको कैसे आप किया करें, उनको आप जो चलन में होता है, जो आप लिखते हो भाई, जब से पढ़ना स्टार्ट किया तब से ये शब्द सब लिखे जाते हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, उसको लिख लो, और जब लिख लिया आपने तब आप मिलान कर लो कि इस तरह से लिखा जाता है, तो इसमें जो मिल रहा है यानी मैच कर रहा है वो आपका राइट है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिए। तपस्वी का तत्भव रूप है, तो तापसी, तपसी, तापासी या तपसी, तो तपसी हो जाता है। उसके बाद है सूरदास की रचना है, तो साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना, तो सूरदास की रचना साहित्य लहरी हो जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2018 का है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, तो ब्रज भाषा है, उर्दू है, खड़ी बोली है या हिंदुस्तानी है। तो मानक हिंदी का मूल अर्थ खड़ी बोली हो जाता है। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो नहीं होगा वही सही होगा। तो आपका हो जाता है भारती, वीणा पाड़ी, शारदा, ये सभी हैं तो इसलिए ये गलत हैं, और गार्गवी ये नहीं है तो इसलिए ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक में प्रत्यय, प्रत्यय यानी पीछे, तो उक लगा हुआ है। भिक्षुक में जो प्रत्यय है वो उक है, तो यहाँ पे छोटा उ और का, ये आपका राइट हो जाता है। इक, अक, उत ये नहीं है। लघु शब्द का विपरीतार्थक है, तो महान है, विशाल है, दीर्घ है, उत्तम है, तो लघु का आपका दीर्घ रहेगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वातायन, ईशान, वायव्य या क्षितिज। तो आपका हो जाता है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है, तो यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना।
यहाँ पे अब 2019 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं तो कौन है? जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर या आपका हो जाता है प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। तो परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से कितना आया, जैसा कि हमने बोर्ड पे अभी आपको बताया भी है। जैसे कुछ पॉइंट्स को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो आपका प्रत्यय हो जाता है और उपसर्ग हो जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसीलिए जब भी बात आती है तो हम इसको ज़रूर से ज़रूर डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस, आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, तो प्रत्यय का मतलब क्या हो, प्रत्यय में क्या होता है? प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका हो जाता है प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, क्या है? तो प्रति उपसर्ग है, इसलिए सा ऑप्शन राइट है, ना कि प्रा, ना कि प्रत्यय, ना या एक। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो शुद्ध वर्तनी का चयन ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ। तो आपका दा ऑप्शन यानी ज्येष्ठ इस तरह से होता है, आधा जा या में एक ही मात्रा और पिछली शा और ठा, ज्येष्ठ। जैसे उज्ज्वल होता, उज्ज्वल है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो उसमें क्या लिखा होता है? छोटा ऊ, आधा जा और पूरा जा और वा और ला, इस तरह से लिखा होता है। और एक जगह पे ऐसा लिखा होता है, छोटा ऊ, आधा जा, फिर से आधा जा और फिर मतलब वा और ला। तो उज्ज्वल, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखने में ये चीज़ आई है कि जो छोटा वो आधा जा और फिर पूरा जा है और वा और ला, इस पर टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। छोटा वो आधा जा और फिर से आधा जा और वा और ला, ये आपका राइट होता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको हो गया, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। तो ज्यों के त्यों मतलब जैसे के तैसे, तो तत्भव, तत्सम, संकर या देशज, तो तत्सम शब्द कहे जाते हैं, यानी ये ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन यानी कि देखिए वर्णमाला में कितने होते हैं, तो अभी डिस्कस किया कि संयुक्त व्यंजन जो आपके हो जाते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो छत, रंग, ज्ञ और श्रा। तो इनमें से देखिए आपका क्षत्रिय वाला छा है, त्रा है, ज्ञ है, लेकिन ऋण नहीं है ना, ऋण नहीं है। तो इस तरह से यही आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं नहीं है। और यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ही लोग कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं जाता और जो सही होता है उस पर टिक हो जाता है। और बाद में देखो अरे ये तो यहाँ पे जो नहीं था वो पूछा जा रहा था ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के वर्क कीजिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि एक लाइक आप करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो कबीरदास, जयसी, तुलसीदास, वल्लभाचार्य। तो इसमें तुलसीदास जी हो जाते हैं राम भक्ति के काव्य धारा के प्रमुख कवि। साकेत महाकाव्य के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो मैथिली शरण गुप्त जी हो जाते हैं। जो प्रणाम करने योग्य हो के लिए एक शब्द है, प्रणाम, प्रणभ्य, प्रसाद, प्रकृष्ट। तो इसमें प्रणभ्य हो जाता है आंसू का तत्सम शब्द। तो अश्रु हो जाता है, तो अश्रु यानी का ऑप्शन आपका राइट है। और आँख, आग, अग ये नहीं है। गोदान के लेखक है तो महावीर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाते हैं, यानी कि आपका जो 4th ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके हैं, जो भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021। तो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है कबीरदास। लोकायतन के रचनाकार है कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो सुमित्रानंदन पंत जी हो जाते हैं।
भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ये वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखों में से किस लेखक का है? तो प्रेमचंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या रामविलास शर्मा का? तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। चित्रक का तत्सम रूप है तो चीता, चित्र, चित्त, चेतक। तो चीता, चा में बड़ी की मात्रा और ता में आ की मात्रा, ये हो जाता है। ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो इसमें निर्धन, अकिंचन, असमर्थ या अक्षम। तो जिसके पास कुछ ना हो तो अकिंचन हो जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। उसके बाद 2022 का जो है उसमें बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की ही सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं पहले। उसके बाद क्या करेंगे? अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तो तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो तत्भव हो जाते हैं। और इसमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो जो नहीं है वही सही है। तो इसमें से महादेवी वर्मा जी की देखिए, निहार ये है, नीरजा ये है, गिल्लू ये है, लेकिन ठलवा क्लब नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। तो अंधे की लकड़ी अक्ल का दुश्मन, ऐसा तो है नहीं। देखिए, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होता है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद आपका हो जाता है अक्ल का दुश्मन, ये भी नहीं है। और अंगूठा दिखाना, तो पूरी तरह से मना कर देना यानी कि अंगूठा दिखाना होता है। तो यही आपका ऑप्शन राइट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। मधुशाला के रचयिता है तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये सब हरिवंश राय बच्चन जी के हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन, मापन, छात्र, शिक्षक। तो इसमें जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, भाई अध्यापन अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, और सीखने के लिए कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अगर छात्र नहीं होगा तो सीखेगा कौन? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है तो वो छात्र हो जाता है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। से 2023 तक के सभी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस पर चलेंगे। वो भी आपके 2016 से 2023 तक के सभी क्वेश्चंस होंगे जो अब तक के आए हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग क्या कीजिए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, चीज़ें छूट जाती हैं। और चीज़ें जो है वो छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं तो तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास। तो वात्सल रस के सम्राट हो जाते हैं सूरदास जी। और अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है स्वार्थी, एकमात्र सहारा, बिना श्रम के फल प्राप्ति, इच्छा पूर्ण करना। तो इसमें आपका हो जाता है अंधे की लकड़ी होना, यानी कि एकमात्र सहारा होना, है ना। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है तो उपत्यका, अपित्यका या स्वकीया, ये सभी तो नहीं है, और स्वकीया भी नहीं है, अपित्यका भी नहीं है। तो उपत्यका हो जाता है, यानी कि ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है। अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, सही है। बोलने की योग्यता, ये भी सही है। लिखने की योग्यता, ये भी सही है। तो इस तरह से उपर्युक्त सभी राइट हो जाते हैं। यानी तपस्वी का तत्भव रूप है। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसका मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। तो तपसी का तत्भव रूप हो जाता है तपसी, जो आपका ता खाली, पा खाली और सा में बड़ी की मात्रा। देखिए इसमें सिर्फ पाई मात्राओं का ही फेर है। ता में आ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे ता में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि अगर हल्की सी भी आप में कंफ्यूजन है तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ ता की मात्रा का फ़र्क है, और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे क्या है, बड़ा शा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, और जबकि आपका है छोटा सा में छोटा सा में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है।
तो आप हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझिए, एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए और इस तरह के क्वेश्चंस आप हो सके तो लिख के देखा कीजिए, क्योंकि जब लिख के देखेंगे तो क्या होता है आपकी कई इंद्रियां काम करती हैं, उंगलियां खुद कहती हैं कि ये चीज़ सही नहीं है और ये चीज़ गलत है, वो अपने आप से उंगलियां चलने लगती हैं, ऐसा होता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप लोग लिख के इसको ज़रूर से ज़रूर रिवीजन क्या कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो ये वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं इसकी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं अब अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस जो 2016 का है। इसमें देखते हैं जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है 12 बाट होना। लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 12 बाट होना का मतलब होता है अलग होना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? सुरेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है ता था दा धा का उच्चारण स्थान बताएं। तो जब आप बोलेंगे ता था दा धा तो ये क्या है? ये दंत होता है ना। तो ये दंत होता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर यानी इसमें आपको दंत लिखना है होगा। और जब इस तरह के क्वेश्चंस आया करें तो आप जैसे बोल के इनको देख लिया कीजिए। जैसे आप ता बोलें तो ता क्या होती है? जो आपकी जीभ है वो ऊपरी दांतों से टकराती है। तो दंत यानी ता था दा धा तो दांतों से टकरा रही है यानी ये दंत हो जाता है। आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो आग का अग्नि हो जाता है और हाथी का गज हो जाता है। उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? तो उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं, यानी यहाँ पे आपको प्रत्युपकार लिखना रहेगा। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। अनौपचारिक भाषा कौन सी होती है? तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अनौपचारिक भाषा जिसका कोई टाइम नहीं होता है, जिसका कोई एक निश्चित सिलेबस नहीं होता, कभी भी कहीं भी दिन के 24 घंटे में, महीने के 30 दिनों में, साल के 365 दिनों में कभी भी कुछ भी सीखें वो अनौपचारिक शिक्षा में आता है। और जिसके लिए एक निश्चित सिलेबस होता है, टीचर होते हैं, जगह होती है, टाइम के अकॉर्डिंग वर्क होता है, वो औपचारिक शिक्षा आती है, ठीक है। यानी वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो अनौपचारिक भाषा हो जाती है। उसके बाद है मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा जो है व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वो मात्रा कहलाती है। भाई आप व्यंजन के साथ, जैसे का में आ की मात्रा, का में आ की मात्रा आपने कार्य लिखना है तो का में आ की मात्रा आपने लगाई तो आपका जो का हो जाता है वो क्या है? तो वो आपका हो जाता है व्यंजन, है ना। और उसमें आपने स्वर की मात्रा यानी आ की मात्रा लगाई तो यानी ये आपका हो जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो विद एग्जाम्पल कि जो स्वर जो है, स्वर और व्यंजन यानी व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वो मात्रा कहलाता है। उसके बाद 2017 के आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। 2017 के देख लेते हैं। उछा और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। यानी देखिए तत्सम तद्भव आते ज़रूर है ना, प्रत्यय उपसर्ग आते ज़रूर है, तो इनको आप अच्छे से तैयार रखिए। तो उछा का हो जाता है उत्साह और चितेरा का हो जाता है चित्रकार, ठीक है। क्या हो जाता है चितेरा का? तो चित्रकार। जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो सार्वजनिक, जैसे कहते नहीं है कि भाई बस स्टॉप पे गए तो वो क्या है? सार्वजनिक स्थल। रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ वो क्या है? सार्वजनिक स्थल। जहाँ पे हम सभी के लिए वो चीज़ यूज़ हो रही है तो वो क्या होता है? सार्वजनिक होता है, यानी सभी के लिए। नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल पंक्ति में प्रयुक्त क्या है? अलंकार लिखिए। तो जहाँ पर क्या है? नील कमल सी मुख प्रभा, यानी क्या है कि जहाँ पे किसी उपमेय में उपमान को क्या किया जाता है कि जैसे किसी ऊंची चीज़ से उसको जोड़ना या उसकी तरह से उसको बताना, तो वो होता है उपमा अलंकार। यानी नील कमल सी मुख और किसके समान? प्रभा सरस सुधा से बोल, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाता है। और आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव कार्य का संभव हो जाना। वीणा वादनी वरदे पंक्ति के रचयिता तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो चतुर्दिक
यानी यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे जब आप चतुर यानी जब हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे अंक आ जाते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, दिग्गु होता है। यथा विधि में क्या है, तो अव्ययभाव समास है। और आपका 2018 का जो है, जो आपका 2018 में पेपर हुआ था, उसके जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप हैं वो अब स्टार्ट हो गए हैं, देख लेते हैं। हरिओत जी का पूरा नाम क्या है, तो हरिओत सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हो जाते हैं। उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक मतलब उल्टा, उन्नति का तो अवनति होता है ना, और कृपण का क्या होता है, खर्चीला। कृपण मतलब कंजूस होता है, अब उसका उल्टा आप क्या करेंगे, तो खर्चीला कहेंगे। उन्नति मतलब तरक्की करना होता है, और अवनति मतलब तरक्की ना करना। तो इस तरह से है। सामन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए, तो सामन का श्रावण हो जाता है और किसान का क्या हो जाता है, तो कृषक हो जाता है। आंसू काव्य के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। आकाश के तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आकाश से तारे तोड़ लेना यानी असंभव कार्य को संभव कर दिखाना, है ना, असंभव कार्य कर लेना। अब वाक्य प्रयोग है, विश्व कप में पाकिस्तान का भारत से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ लेने के समान है। या आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो किताब में लिखा हुआ है या जो नोट्स हैं उस तरीके से आप वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप ज्यों का त्यों ही लिखें। हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपका हो जाता है 2019 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कोकिल एवं कूप शब्द का तत्भव शब्द लिखिए। तो कोकिल यानी कोयल और कूप मतलब कुआं होता है ना, तो इसका जो तत्भव रूप होता है तो वो हो जाता है, जैसे कोकिल का तत्भव शब्द क्या हो जाता है, तो कोयल हो जाता है, और कूप का कुआं। प्र और सा उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखिए। अब यहाँ पे आप समझ लें, उपसर्ग यानी आगे, यानी ये कह रहे हैं प्र और सा उपसर्ग लगाकर दो शब्द, तो ये आपको दिए गए हैं, उपसर्ग दिए गए हैं और इन्हीं को आपको लगाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। तो प्र में अगर आप कार लगा देंगे तो प्रकार हो जाएगा, प्र में हार लगा देंगे तो प्रहार हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यानी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि इन्हीं शब्दों को क्या मानना है आपको, इन्हीं शब्दों को आपको मानना है उपसर्ग, और उसमें नया शब्द आपको कुछ जोड़ना है जिससे क्या बने, कोई शब्द बन जाए। और यहाँ पे सा है तो सा से सुगम, सा से सुविचार, इस तरह से हो जाता है। समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची हो जाते हैं सागर, रत्नाकर, जलधि, अरोति, ये हो जाते। एक दंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो एक दंत दिग्गु समास है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक आया, कहीं पे नंबर्स आते हैं 1 2 3 5 10 जो भी है, तो वहाँ पे क्या है, दिग्गु समास होता है जहाँ पे नंबर्स की बात पहले की जाए। और नीलकमल, नीलकमल यानी हो जाता है कर्मधारय समास। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाने के दांत और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि खाने के दांत और दिखाने के और, तो इसको आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है और इसका अर्थ भी लिखना है। यानी कथनी एवं करनी में अंतर होता है। रमेश के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, यानी यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और भी अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, है ना, पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन ऐसा कि हाँ हम आगे निकल जाएंगे, हम फर्स्ट आ जाएंगे, हम इतना परसेंटेज ले आएंगे। यानी उनके दांत क्या है, खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। इस तरह से आप अपने शब्दों में कुछ भी बना सकते हैं। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लेयू बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इस पंक्ति के रचयिता क्या है, दोहे की पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प तथा बिजली शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प के पर्यायवाची हो जाते हैं कुसुम, फूल, सुमन, मंजरी, प्रसून। आपसे 2 पूछा गया तो आप 2 ही लिखें, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 से 5 क्यों लिखेंगे जब आपसे पूछा नहीं गया है ना।
और बिजली तो चंचला चपला शया दामिनी विद्युत। आपसे यहाँ पे भी 2 ही पूछा गया क्योंकि 2 2, तो आप इनको याद सारे कर लीजिए, लेकिन जितने आते हैं आप उतने ही लिखें, क्योंकि ज़्यादा लिखने से ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि हम लाइन में लगे हुए हैं और लाइन से अलग हम कैसे दिखेंगे, कुछ अलग ही वर्क करेंगे तभी। ऐसे तो भीड़ में बहुत लोग हैं, है ना, और पहचान अपनी कौन बना पाता है, तो पहचान अपनी वही बना पाता है जो भीड़ से अलग दिखता है ना। तो वो ऐसे ही नहीं दिख जाता है, अपने आप से नहीं दिख जाता है, उसको कुछ करना रहता है, कुछ मेहनत करनी रहती है, कुछ अलग से वर्क करना रहता है, तब वो भीड़ से अलग दिखता है। तो बस आप बाकी तो आप समझदार हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जीवन निर्वाह तथा वीणावादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो जीवन निर्वाह तत्पुरुष समास हो जाता है और वीणावादनी बहुब्रीहि समास हो जाता है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग मेरी बात सुनते ही वो आग बबूला हो गया। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बाहु छाय, यानी यहाँ पे क्या है अनुप्रास अलंकार, ये किस तरह से आप इसको कैसे पहचानेंगे। हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए कि अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए, तो आपको लिखना है। अगर आपसे ये पंक्तियाँ दे दी कि तरनी तनुजा तट तमान तरवर बाहु छाय, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप कैसे छाटेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ता से तरनी, ता से तनुजा, ता से तट, ता से तमाल, ता से तरवर, यानी एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी बार बार रिपीटेशन हुई है। और जहाँ पे बार बार रिपीटेशन हो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे एक है कनक कनक तेसो गुनी मात कथा अधिकार, तो इसमें कौन सा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका हो जाता है उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द लिखिए। तो उप लगाकर इन्होंने दे दिया, कंडीशन दे दी है, उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द। उपसर्ग मतलब आगे, ये जो शब्द है इनको आगे आपको लगा देना है और उसके बाद कुछ ऐसे शब्द जोड़ लेना है जिससे कोई एक शब्द बन पाए। तो उप में गृह जोड़ दिया तो उपग्रह, उप में नाम जोड़ दिया तो उपनाम, प्रति में वर्ष जोड़ दिया तो प्रतिवर्ष, प्रति में घात जोड़ दिया तो प्रतिघात। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रति होता क्या है, आगे लगता है या पीछे लगता है, या उपसर्ग आगे लगता है पीछे लगता है, तब तक आप ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और जब आपको पता होगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो आप इसको कर पाएंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाते हैं। अति लघुत्तरीय टाइप में देखिए वही चल ही रहे, क्योंकि हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस जितने भी थे उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थी नाम से ही पता चल रहा है, तो वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं भाई उनको ही तो अनेकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे क्या है, आम का क्या है, साधारण, भाई आम इंसान कहते नहीं कि ये आम इंसान है, यानी साधारण सा है या मामूली सा है, तो आम ही में कहेंगे। एक फल भी है जिसको मैंगो कहते हैं, है ना। विशेष, तो भाई जो विशेष है वो चीज़ हो जाती है, तो यानी इसके अनेकार्थी शब्द लिखने थे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। निर और सम उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाए। तो उपसर्ग देखिए यहाँ पे वही चीज़ पूछ ली गई, उपसर्ग आपको करना है, तो निर को उपसर्ग मानना है, तो निर्दोष, निर्भय, और इसमें सम तो संग्रह, संस्कार, तो ये हो जाता है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है यानी भ्रम दूर हो जाना। तो इसमें आप लिख सकते हो भाई, जैसे किसी के भरोसे पे आप बैठे हैं और आपका क्या है, वो वक्त पे आपको क्या करे, आपको धोखा दे जाए, आपका साथ छोड़ जाए, या आपने उससे कोई डिमांड की है कि हमको भाई इतने पैसों की ज़रूरत है या हमको ऐसी कोई चीज़ दे देना, तो हमको कल काम है या आने वाले मंथ में काम है तो ज़रा दे देना, ठीक है ना। तो वो क्या है, जब आपको उसने क्या किया, धोखा दे दिया, तो क्या हुआ, आंखें खुल गई ना। तो यानी जो भ्रम था कि वो हमें ये चीज़ दे देगा, तो वो भ्रम दूर हो गया। तो बस यही चीज़ है कि आंखें खुलने का अर्थ यानी जो अर्थ होता है उसको मतलब होता है भ्रम दूर हो जाना, कि हमें है तो आपसे ये कि हाँ आप हमारी हेल्प करेंगे जब वक्त आएगा, लेकिन आपने हमारी हेल्प नहीं की, यानी हमारा भ्रम जो है वो दूर हो गया। समय चूकी पुण्य का पछतावे लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी समय चूकी, तो
क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय चूकी पुनि का पछतावे, जब समय निकल जाता है तब पछताने से कुछ भी नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे से क्या होते हैं। तो मतलब जब समय ही निकल गया भाई, क्या होता है, कहते नहीं है कि एक एज के अकॉर्डिंग हर चीज़ होती है, और जब हमें वो चीज़ मुहैया भी हो जाती है। जैसे हमें बचपन में खिलौने का बड़ा शौक़ होता है, हमें बचपन में वो खिलौने नहीं मिले, लेकिन जब हमारी अवस्था आई किशोर अवस्था की, हम और युवा अवस्था की, तब हम खिलौने चाहें तो पूरी शॉप खरीद सकते हैं। तो वो खिलौने हमारे कोई काम के नहीं हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे जब आप यंग है, आपको किसी चीज़ की नीड है, मान लीजिए आपको अच्छे ड्रेसेस की या किसी भी चीज़ की, तो आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप ओल्ड हो गए और आपको बहुत सारे वो चीज़ें मिले, बहुत सारे ड्रेसेस मिले, तब भी वो आपके काम के नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब समय निकल जाता है तो उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती है। तो यही चीज़ है कि समय चूकी पुनि का पछतावे, लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जब समय निकल जाता है तब पछताने से कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद है सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। इन्हीं को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। केशर और केसर शब्दों के अर्थ में अंतर बताएं। तो जो केशर होता है, का में एक ही मात्रा और बड़ा वाला यानी शरीफे वाला शाह होता है, तो उसका मतलब होता है पराग। और का में एक ही मात्रा और छोटा वाला सा यानी सपेरे वाला जो सा होता है, उसमें घोड़े या सिंह के अयाल होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि फ़र्क देखिए सिर्फ छोटा सा और बड़ा शा का है, लेकिन अर्थ बदल जाते हैं। देशज शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों में आकर व्यवहार या प्रचलन में है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, मुकुट, हवा आदि। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ, यानी पुराने रीति रिवाजों पर चलने वाला व्यक्ति या पुरानी बातों पर चलने वाला व्यक्ति। तो लकीर का फकीर वो कहलाता है, क्योंकि हमें क्या है भाई, जैसा ज़माना चला, 5G ज़माना चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी अपने आप को ढाल लेना है। अगर हम नहीं ढले तो हम सबसे अलग दिखेंगे, और इस तरह से जो अलगाव होता है वो नहीं अच्छा होता है। जो तरक्की वाला अलगाव होता है कि हमने तरक्की की भीड़ में हमने अपनी एक पहचान बनाई, वो अलगाव अच्छा होता है। लेकिन मामला 5G पर चल रहा है और हम अभी यहाँ पे पड़े हैं कहाँ पे, बिल्कुल ही पाताल में, तो फिर मामला गंभीर हो जाता है ना। तो हमें जब सभी के साथ में चलना है उसी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना ही पड़ेगा। अगर हम ढलेंगे नहीं तो हम जी ही नहीं पाएंगे। मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, यानी मुख मयंक सम मंजू मनोहर है ना। तो जिसमें क्या किया जाए, किसी अच्छी चीज़ से उसका एक वो किया जाए, मिलान किया जाए, ऐसे आप कह सकते हो। कोई बड़ी चीज़ है और उससे हम उसको समान बता रहे हैं, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताएं, जिसके पास ज्ञान कम और उसका दिखावा अधिक हो। जैसे बहुत लोग होते हैं, कहते हैं कि काफ़ी लोगों से ये बात सुनी कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सब कुछ आता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो इंजीनियर नहीं है, कोई इंजीनियर है तो वो जज नहीं है, अगर कोई जज है तो वो दूसरी कोई पोस्ट पे नहीं है। यानी अगर उसको सब कुछ एक बंदे को आता हो तो वो सभी चीज़ें ना हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है, सभी को सब चीज़ नहीं आती है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं, और वही लोग कहेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा, वो कहेंगे मुझे सब कुछ आता है। तो इसी तरह कहते नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, और ऐसे ही लोग दिखावा करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं। और अगर आप में काबिलियत है तो वो तो आपके हाव भाव से, आपके उठने बैठने से, चलने फिरने से ही लोग गैस कर लेते हैं कि हाँ इसमें कोई बात है ना। तो उसमें दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समाधिकरण योजक से जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे और से जुड़े हों, परंतु से जुड़े हों। जैसे मैं जा तो रहा था लेकिन मुझे रुकना पड़ा, लेकिन आपने जोड़ दिया। उन्होंने ऐसा कहा मगर मैं वो नहीं कर पाया। मैं वहाँ जा रहा था, मैं किस लिए रुक गया, मैं इसलिए यहाँ पे रुक गया, है ना।
तो जहाँ पे और परंतु इसलिए आदि शब्द आते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ? तो 1943 में हुआ। कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? तो मुंशी प्रेमचंद देश ही नहीं दुनिया भर में विख्यात हुए कथा सम्राट के रूप में। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा हो जाती है। किसकी आत्मकथा हो जाती है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। राम ने रावण को मारा, वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो आप ऐसे कह सकते हो राम ने रावण को मारा, या रावण था वो राम के द्वारा मारा गया, है ना। तो इस तरह से आप उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो औंधी खोपड़ी यानी मूर्ख होना या मूर्खता पूर्वक कार्य करना। सुलेख किसे कहते हैं? सुलेख यानी सुंदर लेख। तो ये सुलेख का मतलब होता है जो सुंदर लेख होता है उसी को सुलेख कहते हैं। तो सु प्लस लेख अर्थात सुंदर लेख। किसी एक राष्ट्रीय पर्वों पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप अपने शब्दों में राष्ट्रीय पर्वों पर 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। किसी पर भी, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, इसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। और कितना पूछा गया? 4 पंक्तियाँ ही पूछी गई हैं। तो 4 पंक्तियाँ तो आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग हर साल भाई मनाते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे पंक्तियाँ ही पूछी गई हैं, तो आप पंक्तियाँ 1 2 3 4 करके आप लिखेंगे, है ना। जितना पूछा जाए आप उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना ही रहता है। यहाँ पे 4 पूछी गई हैं तो 4 नंबर आप डालेंगे, 1 2 3 और 4 डालेंगे और यहाँ पे आप लिख डालेंगे। तो जैसे आप जहाँ से मन करे स्टार्ट करें कि भाई आज का युग स्वतंत्रता का युग है और सभी लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, है ना। तो पहले क्या था, लोग क्या थे, आज़ाद नहीं थे और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों ने क्या किया, अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ाद करवाया। और उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। और हमारे देश ने क्या किया, बहुत ज़्यादा कठिन संघर्ष करने के बाद, लंबी पीड़ा झेलने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, है ना। और हम निसंदेह हमें इस दिन को कैसे मनाना चाहिए? तो हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि आज हम आज़ाद हैं। क्योंकि चाहे कितना भी, कोई कहते हैं पक्षी भी होता है ना, तो वो भी आज़ाद रहना चाहता है। उसको अगर सोने के पिंजरे में भी आप बंद कर देंगे तब भी उसको नहीं अच्छा लगेगा। वो खुली हवा में उड़ना चाहता है, खुले आसमान में उड़ना चाहता है ना। और क्या था, जो हमारे देश में अंग्रेज़ आ गए थे और हमारे ही घर में और अपना हुक्म चला रहे थे। तो यानी क्या हुआ, कुछ लोग तो ठंडे थे थोड़े से, तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों में ये था कि भाई हमारे घर में दूसरा आके हुक्म कैसे चलाएगा। तो उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर और देश को आज़ाद कराया, है ना। हम अभी यह ना भूलें कि हमारा कर्तव्य सिर्फ झंडा फहराना ही नहीं है, राष्ट्रगीत गाना ही नहीं है। हमें अभी बहुत से ऐसे जो बंधन है जिनसे हमको स्वतंत्र होना है, हमको आज़ाद होना है। और इसके लिए क्या करना रहेगा, हमें संघर्ष करना रहेगा। और जब हम संघर्ष करेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, हम फुली आज़ादी यानी फुल तरीके से आज़ाद हो पाएंगे। तो आप इस तरह से अपने शब्दों में 4 लाइनें आपको लिखनी है। और पता है आपको कि अति लघुत्तरीय में है, तो अति लघुत्तरीय का मतलब 1 नंबर होता है। तो जिस तरह से 1 नंबर भर का आप वर्क करें, ठीक है। उसके बाद है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1532 ईस्वी में। संवत कितना? तो 1589 यानी 1589। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद, तो हमने एक ट्रिक बताई थी, रा खाली च खाली ना में आ की मात्रा, तो आप इसको 3 मान लें, 3 मान लें, है ना। तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। जहाँ पर रचना का नाम आ जाए वहाँ पे 3 लिख दे। कौन से? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आसान है। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने या होने की अवस्था पाई जाती है तो क्रिया कहते हैं। जैसे हम उठे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो वो क्या, हम क्रिया ही तो कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। मौन वाचन की 2 विशेषताएं। भाई मौन वाचन क्या है? खामोशी से पढ़ना, तो वही तो मौन वाचन होता है ना। तो इसमें क्या होता है, हम
ज़्यादा शब्दों को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम तेज़ तेज़ से पढ़ रहे हैं तो कम चीज़ों को पढ़ पाएंगे, और अगर हम खामोशी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएंगे, है ना। इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस भी नहीं होती। भाई हमारे सम्मुख कोई बैठा हुआ है, हमारे सामने बैठा हुआ, आसपास में कोई बैठा हुआ, वो हमसे डिस्टर्ब नहीं होगा। हमारा जितने देर तक मन होगा हम उतनी देर पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा हमसे परेशान नहीं होगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे और तो विशेषताएं ही पूछी गई हैं, इसकी जो कमियां हैं उसको नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि कमियां ये हो जाती हैं। भाई आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हैं, अगर आपके तलफ़ुज़ में यानी आप जो भी वर्ड बोल रहे हैं उसमें अगर सही आपने अदायगी की है, ठीक है ना, तो ठीक है। अगर सही अदायगी नहीं की है तो क्या होगा, तो जैसे सामने वाला बंदा बता देता है कि यहाँ पे तुम नहीं सही हो, थोड़ा सा इसको सही कर लो, है ना। लेकिन जब आप मौन होकर पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता आप कैसा पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि छोटे क्लासों के लिए ये नहीं है। जब बड़े क्लासों में बच्चे हो जाते हैं, वो तो बड़े हो जाते हैं बच्चे, फिर तो होते ही नहीं, तब ये सही रहता है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, तो वो पढ़ें। उसके बाद है लोकोक्ति की दो विशेषताएं बताएं। तो लोकोक्ति हास्य और मनोरंजन का साधन होती है। लोकोक्ति समाज को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए होती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जितने भी ये इस तरह के क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप, सभी को हम एक क्लास में लेकर आ गए हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि आपको इसी तरह के क्लासेस कंटिन्यू मिलते रहेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक आप लोग ज़रूर कीजिए और हो सके अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।